हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th NCERT हिस्ट्री की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग किसान और काश्तकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, 16वीं सदी में निम्न में से किस कारणवश इंग्लैंड में खुले खेतों और मुक्त और साझा जमीन की अर्थव्यवस्था बदलने लगी थी? खाद्यान्न मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण, विश्व बाजार में उनके दाम बढ़ जाने के कारण, सिंचाई सुविधा की कमी के कारण, आवासीय भूमि की कमी के कारण। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16वीं सदी में विश्व बाजार में उनके दाम बढ़ने लगे थे। तो ऐसे में जो ब्रिटेन के किसान हैं उनके मन में भी लालच आने लगा है। उनको लगने लगा है कि अगर उनके पास अतिरिक्त जमीन होगी तो वो भेड़ों को और ज़्यादा पाल पाएंगे और ऐसे करके भेड़ पालन को बढ़ाकर वो अधिक से अधिक उनका उत्पादन कर पाएंगे। तो उन्होंने जो है साझा जमीनों को घेरना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी विश्व बाजार में उनके दाम बढ़ जाने के कारण। दूसरा प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में भूमि की बाड़बंदी करने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, अनाज उत्पादन को बढ़ाना, दलहन उत्पादन को बढ़ाना, भेड़ पालन का विकास करना। देखिए, 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन की जो आबादी थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब यहाँ पर बाड़ाबंदी का मुख्य उद्देश्य अनाज उत्पादन को बढ़ाना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। तीसरा प्रश्न है, इंग्लैंड के मेहनतकशों द्वारा भेजे गए धमकी भरे पत्रों पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर होते थे? कैप्टन कुक, कैप्टन नील, कैप्टन स्विंग, कैप्टन फ्लाइंग। देखिए, ब्रिटेन में जो कैप्टन स्विंग नाम से एक आंदोलन चला था जिसके तहत किसानों के खेतों को जला दिया गया, उनके जो भी अनाज के भंडार थे वो नष्ट कर दिए गए, उनकी जो मशीनरी थी उनको नष्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर किसानों को धमकी भरे पत्र मिलते थे और इन पत्रों पर कैप्टन स्विंग नाम का एक मिथकी नाम लिखा होता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। चौथा प्रश्न है, 16वीं सदी में इंग्लैंड में जमीन की बाड़ाबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनाज उत्पादन को बढ़ाना, मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, भेड़ पालन का विकास करना या इसको बढ़ाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं 16वीं सदी में इंग्लैंड की जमीन की बाड़ाबंदी का मुख्य उद्देश्य भेड़ पालन को बढ़ाना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। पांचवा प्रश्न है, इंग्लैंड में किस प्रकार की जमीन गरीबों के लिए जिंदा रहने का बुनियादी साधन थी? साझा जमीन, निजी भूमि, बागान भूमि, बंजर भूमि। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में एक तो वहाँ पर साल के शुरुआत में जब सभा बुलाई जाती थी, तो सभा बुलाकर जो किसान होते थे उनको ज़मीनें आवंटित की जाती थी। इसके अलावा आवंटित ज़मीनों के अलावा वहाँ पर साझा भूमि की परंपरा भी थी। तो साझा ज़मीनें जो थीं उन पर पूरे गांव का हक था। तो साझा ज़मीनें जो थीं गरीबों के जिंदा रहने की बुनियादी साधन थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। छठवां प्रश्न है, 1660 के दशक में इंग्लैंड में सलजम और तिब्बतिया घास की खेती क्यों की जाती थी? इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती थी, इन फसलों को बोना आसान था, इन्हें कम सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती थी, इन्हें भिन्न भिन्न उर्वरकों की आवश्यकता होती थी। देखिए, सलजम और तिब्बतिया घास को उगाने से जमीन में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती थी। तो इससे क्या होता था? इससे जमीन की पैदावार बढ़ती थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। सातवां प्रश्न है, इंग्लैंड में गरीब मध्यवर्ती क्षेत्रों से दक्षिणी प्रांतों की ओर क्यों अग्रसर होने लगे? गरीबों ने साझा भूमि को खो दिया था, रोजगार की तलाश में, कृषक मजदूरों की मांग पूर्ति के लिए, या उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर जब बाड़ाबंदी की गई है तो ऐसे में साझा जमीनें जो है समाप्त होने लगी हैं। तो गरीब साझा जमीन पर डिपेंड रहने वाले लोग थे। जब उनके पास अब साझा जमीनें नहीं रही हैं तो ऐसे में वो लोग रोजगार की तलाश में या फिर कृषि मजदूरों के काम की तलाश में वो अपने क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी जो कारण हैं सही है। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड में मजदूरों की दशा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य अन्य 3 वक्तव्यों से भिन्न है? अनिश्चित काम, उच्च जीवन स्तर, असुरक्षित रोजगार, अस्थिर आय। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 18वीं सदी के अंत तक जो गरीब लोग थे वो कृषि मजदूर बन चुके थे। तो ऐसे में अनिश्चित काम था, क्योंकि जो कृषि का काम होता है वो साल के 12 महीने नहीं होता है, कुछ ही महीनों में होता है। रोजगार यानी कि असुरक्षित था, आय का कोई परमानेंट सोर्स नहीं था। इनका जो जीवन स्तर था ये काफ़ी ज़्यादा निम्न था, निम्नतर जीवन स्तर था।
ना कि उच्च। तो यहां पर बी वाला वक्तव्य जो है बाद बाकी तीन से अलग है, तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 9वां प्रश्न है, कृषि क्रांति सबसे पहले कहां हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, भारत। देखिए कृषि क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसानों द्वारा थ्रेसिंग मशीनों में निवेश करने का एक महत्वपूर्ण कारक था? श्रम पर निर्भरता कम करना, श्रमिकों द्वारा उच्च मजदूरी की मांग, बढ़ती महंगाई, श्रमिकों की कमी। देखिए किसानों ने थ्रेसिंग मशीनों में निवेश इसलिए किया ताकि श्रम पर निर्भरता उनकी कम हो और जल्दी से जल्दी काम हो सके, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसको इंग्लैंड में बाड़ाबंदी से सबसे अधिक लाभ हुआ? अमीर जमींदार, गरीब, व्यापारी, राज्य। देखिए अमीर जमींदारों ने साझा जमीनों की बाड़ाबंदी की थी, तो इन्हें ही सबसे ज्यादा इससे लाभ हुआ है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 12वां प्रश्न है, इंग्लैंड में बाड़ाबंदी का क्या परिणाम हुआ? कृषि मजदूरों की मांग कम हो गई, गरीबों को लाभकारी रोजगार मिल गया, काम और आय स्थिर हो गई, गरीबों ने अपने पारंपरिक अधिकार खो दिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, क्योंकि बाड़ाबंदी करने से जो इंग्लैंड के गरीब थे इन्होंने अपने पारंपरिक अधिकार खो दिए। जैसे साझा जमीनों पर वो वहां के जो उत्पाद होते थे, कृषि उत्पाद, उनको बटोर लाते थे, उन जमीनों पर आखेट वगैरह करते थे या फिर वहां पे मछली वगैरह पकड़ते थे। लेकिन जब ये बाड़ाबंदी कर दी गई है तो ऐसे में उनके पास कोई और साधन नहीं बचा है, तो कहीं ना कहीं उनके जो पारंपरिक अधिकार थे वो समाप्त हो गए थे। 13वां प्रश्न है, इंग्लैंड में किस फसल की खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ी? गन्ना और आलू, चारा फसलें, सलजम और तिपतिया घास, गेहूं और मक्का। देखिए इंग्लैंड में सलजम और तिपतिया घास की खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है, 1780 के बाद ब्रिटेन में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का क्या कारक था? तकनीकी नवाचार और खेती के तहत नई भूमि, शहरीकरण, जनसंख्या विस्तार, मजदूरी में वृद्धि। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1780 के बाद ब्रिटेन में खाद्यान्न में एकदम से बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मुख्य कारण था तकनीकी नवाचार, यानी नई नई मशीनों का इस्तेमाल होने लगा और अधिक से अधिक क्षेत्रों की बाड़ाबंदी की गई। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 15वां प्रश्न है, इंग्लैंड में कौन सी प्रथा सन 1800 तक आते आते गायब हो गई, जिसने मजदूरों के जीवन को काफी हद तक बदल दिया? पुराने जमाने में मजदूर जमींदारों के साथ रहते थे, उनके साथ खाते थे और पूरे साल उनकी मदद करते थे। अब उन्हें मजदूरी दी जाती थी और उन्हें सिर्फ फसल के समय काम पर रखा जाता था। जमींदारों ने अपने मजदूरों पर खर्च की जाने वाली राशि में कटौती कर दी। उपरोक्त सभी। देखिए बाड़ाबंदी के युग से पहले इंग्लैंड में क्या था कि वहां पर जो मजदूर होते थे वो जमींदारों के साथ रहते थे, यानी एक तरह से यहाँ के जमींदार जो होते उस समय मजदूरों के साथ दोस्ताना माहौल रखते थे, उनके साथ वो खाते थे और पूरे साल उनकी मदद भी करते थे। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। लेकिन जब से बाड़ाबंदी की जाने लगी है तब उन्हें फिर मजदूरी दी जाती थी और सिर्फ उन्हें काम के समय ही काम पर रखा जाता था। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता था कि यहाँ पर जो जमींदार होते थे ये कोशिश करते थे कि लागत कम से कम आए, तो ऐसे में मजदूरों पर खर्च करने वाली जो राशि होती है उसमें ये कटौती कर देते थे। यहाँ पर सभी कारण सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, बाड़ाबंदी का क्या अर्थ था? साझा कृषि क्षेत्र, चारों तरफ से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा, जंगली क्षेत्र, दलदली भूमि का विशाल क्षेत्र। चारों तरफ से बाढ़ से घिरे हुए क्षेत्र को बाड़ाबंदी कहा जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 17वां प्रश्न है, इंग्लैंड में किसानों ने थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों किया? वे खतरनाक थीं, उन्हें चलाना मुश्किल था, मशीनों ने श्रमिकों की आजीविका छीन ली, उन्हें खरीदना बहुत महंगा था। क्योंकि थ्रेसिंग मशीनों के इस्तेमाल से मजदूरों पर जमींदारों की निर्भरता खत्म हो गई, तो ऐसे में मजदूरों को लगने लगा कि थ्रेसिंग मशीनों ने उनका रोजगार खत्म कर दिया है, तो इस वजह से इसका ये विरोध कर रहे थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 18वां प्रश्न है, स्विंग के नाम से इंग्लैंड में हुए दंगों में कैप्टन स्विंग एक था, मिथकीय नाम, सेना प्रमुख, जमींदार, पादरी। देखिए कैप्टन स्विंग के नाम से दंगे हुए थे, वास्तव में उन दंगों में कैप्टन स्विंग का जो नाम इस्तेमाल किया गया था एक मिथकीय नाम था, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 19वां प्रश्न है, श्वेत अमेरिकी बस्तियां पूर्वी तट की एक छोटी सी संकीर्ण पट्टी तक किस दशक तक सीमित थीं? 1750 के दशक,
1780 के दशक, 1800 के दशक, 1850 के दशक। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो श्वेत अमेरिकी प्रवासियों की जो बस्तियां थी वो अमेरिका के पूर्वी तट पर 1780 के दशक तक एक छोटी सी संकीर्ण पट्टी में थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 20वां प्रश्न है, यूएसए में श्वेत प्रवासी पश्चिम की ओर अग्रसर क्यों हुए? अधिक फसल उत्पादन के लिए, नई भूमि की खोज के लिए, अधिक लाभ प्राप्ति के लिए। देखिए श्वेत प्रवासी जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगे हैं, और बढ़ने का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं इनके मन में लालसा थी कि नई भूमि की खोज करेंगे, नए क्षेत्रों पे कब्जा करेंगे, जिससे क्या होगा कि अधिक से अधिक फसलें उपजाएंगे और फसलों को बेचकर अधिक लाभ भी हमें मिलेगा। तो यहाँ पर सभी के सभी जो विकल्प दिए गए सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हुआ डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न है, इनमें से किस कारण से 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के भूदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ? श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर चले गए थे, स्थानीय जनजातियों को विस्थापित कर दिया गया, भूदृश्य को विभिन्न कृषि बेल्टों में विभाजित कर दिया गया, उपरोक्त सभी। देखिए श्वेत अमेरिकी जो थे ये संकीर्ण पट्टी से निकलकर, यानी पूर्व की संकीर्ण पट्टी से निकलकर ये पश्चिम की ओर चले गए थे। तो पश्चिम में ये अपलेशियन पठार में जो मध्यवर्ती जो मैदान है, यानी कि जो ग्रेट प्लेन्स वगैरह, उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और ऐसे करके इन्होंने जो वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ थी, यानी मूल जो कबीले थे, उनको और पश्चिम की ओर विस्थापित कर दिया था। वहाँ पर इन्होंने जो है जो विभिन्न कृषि क्षेत्र थे उनको कृषि बेल्टों में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो सही आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है, श्वेत अमेरिकी मिसिसिपी घाटी में कब आए? 1800 से 1820, 1820 से 1850, 1850 से 1860, 1860 से 1870। देखिए श्वेत अमेरिकी जो हैं ये 1820 से लेकर 1850 के बीच में मिसिसिपी घाटी में आए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 23वां प्रश्न है, 1930 के दशक में अमेरिका में महान मंदी का क्या कारण था? गेहूं का अधिक उत्पादन, गेहूं के उत्पादन में गिरावट, गेहूं की कीमत में वृद्धि, चावल का अधिक उत्पादन। चूंकि अमेरिका वाले प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही गेहूं का अधिक उत्पादन कर रहे थे, लेकिन जब विश्व युद्ध एंड हो गया उसके बाद यूरोप के देशों में भी गेहूं का उत्पादन होने लगा है। तो ऐसे में गेहूं की बहुत ज़्यादा बहुतायत होने की वजह से, यानी गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से जो गेहूं की डिमांड थी वो एकदम से कम हो गई है, गेहूं की कीमत एकदम से गिर गई थी। तो इसी वजह से 1930 के दशक की यहाँ पर महामंदी आई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी गेहूं का अधिक उत्पादन। 24वां प्रश्न है, वह अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था जिसके कार्यकाल में गेहूं की खेती का अधिकतम विस्तार हुआ? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, राष्ट्रपति विल्सन, राष्ट्रपति रूजवेल्ट। देखिए राष्ट्रपति विल्सन का कार्यकाल जो है 1913 से रहा है, और उसी समय में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो इनके कार्यकाल के दौरान खेती का अधिकतम विस्तार हुआ है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1910 में 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी, नहीं 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी, और 1919 तक आते आते ये 7.5 करोड़ हेक्टेयर पहुंच गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 20वीं शताब्दी के दौरान दुनिया की रोटी की टोकरी बन गया? जापान, फ्रांस, रूस, अमेरिका। चूंकि उस दौर में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में यूरोप में जो खाद्यान्न का उत्पादन है ये बाधित हो गया था। तो अमेरिका पर ही सब लोग डिपेंड थे। तो उस समय अमेरिका जो था विश्व की रोटी की टोकरी बन गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 26वां प्रश्न है, थॉमस जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? सन 1800, 1801, 1802, 1803। देखिए थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये जो है 1801 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है, वहां पे सन 1800 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं उत्पादन में नाटकीय विस्तार हुआ? 1910 से 1920, 1850 से 1910, 1775 से 1830, 1830 से 1850। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, 1910 में अमेरिका में 4.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी। 1919 तक आते आते ये जमीन का जो क्षेत्रफल है ये 7.5 करोड़ हेक्टेयर पहुंच गया था। तो यहाँ पर जो नाटकीय वृद्धि हुई है वो 1910 से लेकर 1920 के समय के दौरान हुई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 28वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने अमेरिका के किसानों से आह्वान किया, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा? जॉर्ज बुश, वुडरो विल्सन, थियोडोर रूजवेल्ट, थॉमस जेफरसन। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति विल्सन हैं, जिनका पूरा नाम वुडरो विल्सन था, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के किसानों से आह्वान किया था कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 29वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विस्तार किससे निकटता से जुड़ा हुआ है? पश्चिम की ओर प्रसार से, दास व्यापार से, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम से, मेहनतकश मजदूरों से। देखिए अमेरिका में जो कृषि विस्तार है ये प्रवासियों के पश्चिम की ओर प्रसार से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 30वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा कौन सी फसलों को ज्यादा उपजाया गया? जौ और बाजरा, आलू और कसावा, गेहूं और मक्का, चावल और चुकंदर। देखिए यहां पर व्यवसायिक पैमाने पर यहां पर वाणिज्यिक खेती की गई है और ऐसे में यहां पर गेहूं और मक्का पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इन्हीं दो फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर उपजाया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 31वां प्रश्न है, यांत्रिक रीपर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1830, 1831, 1832, 1833। देखिए यांत्रिक रीपर एक कृषि उपकरण है, इसका आविष्कार 1831 में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, 1831 में मैकेनिकल रीपर या यांत्रिक रीपर का आविष्कार किसने किया था? साइरस मैककॉर्मिक, डिट्रिच ब्रैंडिस, अलेक्जेंडर हॉग, हीरम मूर। देखिए इसका आविष्कार साइरस मैककॉर्मिक ने किया था। हीरम मूर ने जो है कंबाइंड हार्वेस्टर का आविष्कार किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930 के दशक की महामंदी के लिए सही नहीं है? उत्पादन में तेजी से गिरावट आई थी, गोदाम अनाज से भर गए थे, मकई और गेहूं की बड़ी मात्रा को पशु आहार में बदल दिया गया था, गेहूं की कीमतें गिर गईं और निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया। देखिए चूंकि वहां पर सरप्लस उत्पादन हुआ था तो ऐसे में गोदाम जो थे वो अनाज से भर गए थे और अनाज की जो डिमांड थी, क्योंकि वैश्विक मार्केट में अनाज की जो डिमांड थी वो घट गई थी, इस वजह से अनाज की कीमतें गिर गई थी और निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया था। तो ऐसे में वहां के किसान जो थे वो मक्का और गेहूं को पशु आहार में या फिर कह सकते हैं पशुओं को खिलाने को मजबूर थे। तो देखिए यहाँ पर BCD सही है, लेकिन यहाँ पर ए वाला गलत है। तो आपका यहाँ पे विकल्प होगा ए वाला। 34वां प्रश्न है, 1930 के दशक में अमेरिका में आने वाले रेतीले तूफानों की सामान्य ऊंचाई क्या थी? 1000 से 2000 फीट, 100 से 200 फीट, 7000 से लेकर 8000 फीट, 700 से 800 फीट। देखिए 30 के दशक में यहाँ पर जो रेतीले तूफान आए हैं उनकी सामान्य ऊंचाई जो थी 7000 से लेकर 8000 फीट थी। ये तूफान जिन क्षेत्रों से गुजरते थे उस पूरे क्षेत्र को धूल से पाट देते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 35वां प्रश्न है, 1930 के दशक में अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में गेहूं के विस्तार से कौन सी समस्याएं पैदा हुई? बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रेतीला तूफान। जैसा कि आप लोग जानते हैं अमेरिका के श्वेत प्रवासियों ने ग्रेट प्लेन्स पे कब्जा करके वहाँ के जो भी जंगल थे या प्रेरी घास भूमियाँ थी उनको साफ कर दिया था और उनके स्थान पर बड़े बड़े खेत यहाँ पे बना दिए थे। तो खेतों का विकास करने की वजह से क्या हुआ था, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर थी वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। तो यहाँ पर हर साल पहले तूफान आते थे, लेकिन वो सामान्य तूफान होते थे। लेकिन जब इन तूफानों के साथ ये मिट्टी की परत भी शामिल हो गई है तो ये बड़े विकराल रेतीले तूफान बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि रेतीले तूफान। 36वां प्रश्न है, 1930 के दशक में अमेरिका के मैदानों में सामान्य धूल भरी आंधियों ने विकराल रेतीले तूफानों का रूप क्यों ले लिया? मैदान में अत्यधिक वनारोपण था, पूरा जुता हुआ परिदृश्य घास से रहित था, क्षेत्र में भारी बाढ़ आई थी, मैदान मरुस्थलीय था। देखिए इसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर पहले प्राकृतिक वनस्पति थी, यहाँ पर प्रेरी घास भूमियाँ थी, यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, लेकिन इन सबको साफ करके यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर खेतों का विकास किया गया। तो यहाँ पर पूरा जुता हुआ परिदृश्य घास से रहित था, इसी वजह से यहाँ पर सामान्य धूल भरी आंधियों ने विकराल रेतीले तूफानों का रूप ले लिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 37वां प्रश्न है, अमेरिका के श्वेत प्रवासी मिसिसिपी नदी के पार ग्रेट प्लेन्स में कब आए?
1830 के दशक में, 1840 के दशक में, 1850 के दशक में, 1860 के दशक में। देखिए अमेरिका के जो श्वेत प्रवासी हैं ये मिसिसिपी नदी के पार ग्रेट प्लेन्स में 1860 के दशक में आए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 38वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था। कच्चे माल का निर्यात, चाय तथा कॉफी का उत्पादन, भू राजस्व, औद्योगिक उत्पादन। देखिए औपनिवेशिक सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा साधन भू राजस्व था, यानी लगान था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 39वां प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसलों की खेती की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मांग के फलस्वरूप की गई थी? नील तथा अफीम, कपास तथा जूट, चाय तथा कॉफी, गन्ना तथा चाय। देखिए जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया है तो उसके बाद 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले नील और अफीम की व्यावसायिक खेती करवाई है। उसके बाद के सालों में फिर कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, ये सब फसलें जो हैं 19वीं सदी के अंत तक आते आते ये भी व्यावसायिक स्तर पर पैदा करवाने लगे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने नील और अफीम की खेती करवाई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 40वां प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो गया? भारत चीन युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सिंध का युद्ध। देखिए 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 41वां प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अफीम उत्पादन की शुरुआत की? मद्रास, बंगाल, राजस्थान, केरल। देखिए अंग्रेजों ने बंगाल से अफीम उत्पादन की शुरुआत की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 42वां प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से क्या आयात करती थी? कपास और जूट, अफीम और चीनी, रेशम और चाय, कागज और कॉफी। देखिए 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये चीन से रेशम और चाय का आयात करती थी और इसे ले जाकर अपने मूल देश इंग्लैंड में बेचती थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 43वां प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्न में से किसने चीन में अफीम के व्यापार की शुरुआत की थी? भारतीयों ने, पुर्तगालियों ने, ब्रिटिशों ने, फ्रांसीसियों ने। देखिए अफीम के व्यापार की शुरुआत चीन में पुर्तगालियों ने की थी और ये 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 44वां प्रश्न है, 19वीं सदी में निम्न में से कौन सा देश त्रिकोणीय व्यापार में शामिल नहीं था? इंग्लैंड, चीन, भारत, अमेरिका। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लैंड वाले जो हैं ये भारत से अफीम को ले जाते थे और चाइना में इसको बेचते थे और चाइना से चाय और रेशम के वस्त्रों को आयात करके अपने मूल देश में पहुंचाते थे। तो यहाँ पर इंग्लैंड, चीन और भारत जो हैं ये त्रिकोणीय व्यापार में शामिल थे, इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 45वां प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत से अफीम का निर्यात किस देश के लिए किया जाता था? चीन, रोम, अमेरिका, पुर्तगाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय भारत से अफीम का निर्यात चीन के लिए किया जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 46वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य में चीन के साथ अफीम का व्यापार था कानूनी, अवैध, परमिट आधारित, अंग्रेजी संसद द्वारा स्वीकृत। देखिए चीन के शासक ने वहां पर 18वीं सदी के मध्य में या फिर हम बात करें 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों ने वहां पर अफीम का व्यापार शुरू किया था तो उस समय वहां के चीन के शासक ने केवल औषधि प्रयोजन के लिए इसकी मंजूरी दी थी, बाद बाकी कामों के लिए सब अवैध था। तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक चीन में जो अफीम का व्यापार है ये अवैध था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 47वां प्रश्न है, भारतीय कृषक अपने खेतों में अफीम उगाने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? उपजाऊ मृदा की कमी के कारण, सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण, सरकार अफीम बोने के बदले किसान को बहुत कम दाम देती थी, किसानों के पास आधुनिक उपकरणों तथा तकनीकों की कमी थी। चूंकि यहाँ पर जो किसान एग्रीमेंट करते थे, अपने खेतों में अफीम उगाते थे, तो उन किसानों को सरकारी कीमतों पर अफीम बेचनी होती थी। सरकारी कीमतें जो होती थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। इस वजह से किसानों का जो अफीम उगाने का मोह था वो खत्म हो गया था और वो अफीम उगाना नहीं चाहते थे।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। ये सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी। 48वां प्रश्न है, चीन का मंचू शासक सभी विदेशी व्यापारियों पर संदेह क्यों करता था? अंग्रेज बहुत कम दरों पर चाय खरीद रहे थे। उन्हें डर था कि वे स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे और उनके अधिकार को बाधित करेंगे। चीन आत्मनिर्भर था और किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहता था। विदेशी सामान गुणवत्ता की दृष्टि से निम्न थे। देखिए, उस समय चीन के मंचू शासक को यह भय था कि अगर हम विदेशी व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देंगे तो हो सकता है ये लोग हमारे यहाँ स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करें, या हो सकता है वहाँ के शासक के जो अधिकार हैं उनको बाधित करने की प्रयास करें। तो इसी वजह से उनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 49वां प्रश्न है, चीन में अफीम के इस्तेमाल के बारे में चीनी सम्राट का क्या आदेश था? अंग्रेजों को चीन में अफीम बेचने की अनुमति थी। चीनी सम्राट ने अपने लोगों से अधिक अफीम की खेती करने को कहा। सम्राट ने औषधि प्रयोजनों को छोड़कर इसके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 18वीं सदी के मध्य तक चीन में अफीम का व्यापार अवैध था। केवल और केवल औषधि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। बाद बाकी वहाँ पर इसका उत्पादन और बिक्री करना वहाँ पर प्रतिबंधित था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 50वां प्रश्न है, 1820 के दशक की शुरुआत तक चीन में हर साल कितनी अफीम की तस्करी की जा रही थी? 10,000 क्रेट, 20,000 क्रेट, 30,000 क्रेट, 40,000 क्रेट। देखिए, 1820 के दशक की शुरुआत में भारत से करीब 10,000 क्रेट चीन में भेजी जा रही थी। ठीक इसके 15 साल बाद ये क्रेटों की जो संख्या थी लगभग 30,000 के समथिंग पहुंच गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 51वां प्रश्न है, 1839 में अफीम के व्यापार को रोकने के लिए चीनी सम्राट ने कैंटन में विशेष आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? इत्सिंग, जेसू, लाओसू, फासियन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1839 में चीनी शासक ने कैंटन प्रांत में जेसू को जो है विशेष आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 52वां प्रश्न है, जब लिन जेसू ने कैंटन में विदेशी व्यापार बंद करने की घोषणा की तो ब्रिटेन ने क्या प्रतिक्रिया दी? ब्रिटेन ने अफीम की बिक्री तुरंत रोक दी। ब्रिटेन केवल सीमित मात्रा में बेचने के लिए एक समझौते पर पहुंचा। ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन ने जेसू को रिश्वत दी। देखिए, जब जेसू ने कैंटन में विदेशी व्यापार को रोकने की घोषणा की है तो ब्रिटेन ने जो है चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 53वां प्रश्न है, पहला अफीम युद्ध किसके बीच हुआ? चीन और अमेरिका 1837 से लेकर 1842, चीन और फ्रांस 1837 से 42, ब्रिटेन और भारत 1817 से 1837, ब्रिटेन और चीन 1837 से लेकर 1842। देखिए, पहला अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ है और ये 1837 से लेकर 1842 तक चला है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 54वां प्रश्न है, अफीम युद्ध का परिणाम क्या था? चीन को अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसे अफीम व्यापार को वैध बनाना पड़ा, उसे विदेशी व्यापारियों के लिए चीन को खोलना पड़ा, उपरोक्त सभी। देखिए, अफीम युद्ध में चीन की हार होती है। हार होने पर चीन पर एक संधि थोप दी गई है और संधि के तहत चीन को अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करना पड़ा है और उन शर्तों में अफीम के व्यापार को वैध बनाना पड़ा है। साथ ही साथ विदेशी व्यापारियों के लिए चीन के दरवाजे खोलने पड़े हैं। तो यहां पर सभी कारण सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 55वां प्रश्न है, अनिच्छुक भारतीय किसानों को अफीम उत्पादन के लिए मनाने के लिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई? सस्ते ऋण, अग्रिम राशि, सामूहिक खेती, रोपड़ खेती। देखिए, जब अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा हो गया है तो उन्होंने किसानों को अफीम उत्पादन के लिए मनाने के लिए अग्रिम राशि की पेशकश की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 56वां प्रश्न है, मंचू कहां का शासक था? चीन का, जावा का, जापान का, कोरिया का। देखिए, मंचू जो है चीन का शासक था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 57वां प्रश्न है, मध्य भारत और राजस्थान में उत्पादित अफीम को ब्रिटिश द्वारा जब्त करने का एक कारक क्या था? अफीम के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार बनाए रखना, अफीम का उत्पादन निम्न गुणवत्ता का था, भू राजस्व का न मिलना, जमीनों का अधिग्रहण कर रोपड़ कृषि करना। देखिए, औपनिवेशिक सरकार चाहती थी कि अफीम के उत्पादन पर केवल उनका एकाधिकार हो। इसी वजह से जो ऐसे प्रांत जहां पर
ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं था और जहाँ पर अफीम की खेती की जा रही थी तो उस अफीम को नष्ट करने का आदेश ब्रिटिश सरकार ने दे दिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।